बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की पहली सुबह ही जब मैं नाश्ते की टेबल पर गई तो वहां डाइनिंग टेबल पर एक अजनबी शख्स बैठा था। उस शख्स को मैंने न शादी पर देखा और न ही पहले कभी देख रखा था, इसलिए सवालिया नजरों से फरीद की अम्मी को देखा। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और बताया कि ये उनके अजीज हैं जो कल नहीं आ सके थे, इसीलिए आज सुबह सवेरे ही मुझसे मिलने घर आ गए हैं। या तो ये उनके देखने का अंदाज था या फरीद की अम्मी के वहां से उठ जाने की वजह कि मुझे पसीना आने लगा था। मैं बार बार टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर पसीना साफ करती रही और वो साहब मुझे अजीब सी नजरों से घूरते रहे। जब मुझे कुछ और समझ नहीं आया तो मैंने क्या किया, ये जानने के लिए आपको मेरी कहानी शुरू से पढ़नी पड़ेगी। मेरा नाम अनम है और मेरा ताल्लुक पंजाब से है। मैं हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए पिछले 4 सालों से लाहौर में रिहाइश पजीर हूँ। मैं और मेरी एक दोस्त मिलकर गांव से आए और तब तक साथ रहे जब तक मैं गलत हाथों में नहीं पहुंच गई थी। मेरी कहानी का एक और किरदार है फरीद, जिसकी मोहब्बत के धोखे में मैंने अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी थी और मेरे यूं दरबदर होने की वजह भी फरीद ही है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे गांव से है जहां लड़कियों की बुनियादी तालीम ही उनके लिए काफ़ी समझी जाती है। लड़कियों के लिए कॉलेज तक गांव में नहीं था। मैं शुरू से ही बहुत काबिल तालिब इल्म रही थी, हर जमात में अव्वल आती और साथ ही मैंने मैट्रिक का इम्तहान अपने इलाके और ख़ानदान भर के बच्चों से इम्तियाजी नंबरों से पास किया था, जिससे मेरा एतमाद बढ़ा और मैंने आगे तालीम हासिल करने के लिए दूसरे गांव के कॉलेज में दाखिले की इजाज़त घर वालों से मांगी, जो थोड़ी बहुत मिन्नतों के बाद कबूल कर ली गई। और यूं मैं हर रोज़ एक लंबी मुसाफत तय करके कॉलेज जाती और आती थी। मुश्किल तो लगा था शुरू में, मगर मेरा ये तालीम से लगाव ही था जो मैंने हिम्मत नहीं हारी। और यूं मैंने कॉलेज भी इम्तियाजी नंबरों के साथ पास करके अपने घर वालों का नाम रोशन किया था। हम 3 बहन भाई थे। बहन मुझसे बड़ी और भाई मुझसे छोटा था। मैं दरमियान में आती थी। मेरी बहन की शादी उसके स्कूल के ज़माने में ही हो गई थी और वो शादी करके दूसरे गांव चली गई थी। भाई मुझसे 3 साल छोटा था, इसीलिए उसका अभी स्कूल ही चल रहा था। और यूं खानदान भर के साथ साथ मैं अपने घर में पहली लड़की थी जिसने कॉलेज तक तालीम हासिल भी की थी। कितनी ही पढ़ाई की शौकीन लड़कियां मुझे हसरत भरी निगाहों से देखती थीं। कॉलेज पढ़ने जहां मैं जाती थी वहां मेरी एक बहुत अच्छी सहेली बन गई थी जिसका नाम था नायला। वो बहुत खुश अखलाक और एतमाद वाली लड़की थी। इम्तहान के नताइज के बाद एक रोज़ वो मेरे घर आई और पूछा कि मैं आगे कहाँ दाखिला लूँगी। मैं क्लास में अव्वल नंबर पर थी, इसीलिए मेरे असातिज़ा और साथी तालिब इल्मों को मुझसे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता थी। मैंने नायला को बताया कि मैंने तो अभी आगे तालीम हासिल करने की इजाज़त भी नहीं मांगी, अब्बू के डर की वजह से कि कहीं वो गुस्सा ही ना हो जाए। उसी लम्हे अब्बा काम से घर वापस आए। मेरे अब्बा एक मेहनती किसान है। हमारी मलकियत कोई लंबी चौड़ी अराजी तो न थी, मगर 1-2 खेत थे जिन पर अब्बा सारा साल सब्जियां और गंदुम लगाते और खूब मेहनत भी करते। मैं बता रही थी कि अब्बा उसी लम्हे मेरे इकलौते भाई के साथ घर में दाखिल हुए। नायला को देखकर वो एकदम से रुक गए, क्योंकि हम लोग हमारे घर के कच्चे बरामदे में बैठे थे जो घर में दाखिल होने वाले को वाज़े नजर आता था। मैंने नायला और अब्बू का एक दूसरे से तारुफ करवाया। जब जल्दी से नायला ने अब्बा से कहा कि वो उनसे कोई बात करना चाहती है। कहने लगी, नायला कितनी बहादुर और एतमाद वाली है। मुझे उसकी बात पर बहुत डर लगा। मैंने उसे इशारा करते हुए रोका, मगर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और अब्बा से कहने लगी कि अनम कितने काबिल और मेहनती है, उसे आगे भी पढ़ना चाहिए। और कोई लंबी चौड़ी तकरीर और फिर बहस के बाद वो अपनी जगह से तब उठी जब अब्बा ने मुझे उसके साथ शहर भेजने की इजाज़त दे दी थी। मुझे तो उस वक्त तक यकीन ही नहीं आ रहा था जब तक अब्बा मेरा बैग थामे मुझे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छोड़ने आए थे। शहर की जिंदगी तो मेरे ख्यालों से भी ज्यादा हसीन साबित हुई थी। रंगों से भरा ये कोई गुलशन लगता था। हर वक्त चहल पहल, शोर, हंगामा, हर चीज़ ही मुझे बहुत पसंद आई थी। सबसे ज्यादा जो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी वो यहाँ की आज़ादी थी। मुझे टोकने वाली अम्मा, डांटने वाले अब्बा, लड़ाई और बहस के लिए हर वक्त तैयार बहन, कोई भी तो ना था यहाँ। मैं जब जहाँ जो चाहूँ कर सकती थी। मेरी तरह नायला भी शहर आकर बहुत खुश थी। हम लोग बाजार जाते, खाते पीते, यूनिवर्सिटी में घूमते फिरते और खूब इंजॉय करते थे। गांव की निस्बत शहर में बहुत मुकाबला था। एक से बढ़कर एक लायक बच्चा हमारी क्लास में मौजूद था, मगर एक लड़का जो हर बात में मुझसे इख्तिलाफ राय रखता और फिर वो बहस भी करता था, वो था फरीद। वो लड़का मुझे बहुत टफ टाइम देने वाला था। नायला जो कुछ दिनों से इस सब को महसूस कर रही थी, मुझे फरीद से दोस्ती करने का मशवरा देने लगी, जिससे मैं और फरीद मिलकर पढ़ेंगे और यूं मुझसे आगे नहीं निकल पाएगा। मुझे नायला की बात में दम तो लगा था, इसीलिए मैंने भी फरीद से हल्के फुल्के अंदाज में बात करना शुरू कर दी थी। वो तो जैसे पहले ही मुझसे दोस्ती के लिए बेताब था। आखिर मेरे हुस्न की तारीफ एक जमाना करता था। गांव के कितने ही लड़के मुझ पर मरते थे, ये तो मैं थी जो उन्हें घांसी नहीं डालती थी। फरीद भी मेरे हुस्न का गर्विदा था
मेरे हुस्न के नाम के कसीदे पढ़ते नहीं थकता था। उसका मेरा यूं तारीफ करना, मुझे पसंद करना मेरे दिल को बहुत भाता था। फिर जब हमारी बहस करते करते दोस्ती हुई और फिर दोस्ती निभाते हुए मोहब्बत, मुझे कुछ पता ही न चला और हम दोनों एक दूसरे से प्यार में पागल हो चले थे। वो मुझे जल्द अज जल्द अपनाना चाहता था, मेरी फैमिली से मिलना चाहता था और अपनी वालदा को मुझसे मिलवाकर रिश्ते की बात आगे चलाना चाहता था। मैं तो उसकी मोहब्बत में इस कदर पागल हो चुकी थी कि अगर मेरे घर वाले फरीद से शादी के लिए ना माने तो मैं उनकी इजाजत के बगैर ही शादी कर लूंगी। मगर ऐसा हुआ नहीं। अपनी बड़ी सी गाड़ी में जब फरीद की अम्मी मेरा रिश्ता लेकर हमारे कच्चे मकान में गईं, तो सारे गांव की आंखें खुली की खुली रह गईं। कितने ही लोग हसद और कितने ही लोग रश्क से हमें देख रहे थे। मेरे अम्मा अब्बा को तो रिश्ता बहुत ही पसंद आया और फौरन ही हाँ भी कर दी। मगर मेरे बहनोई ने बीच में एक तमाशा खड़ा कर दिया कि वो मेरा रिश्ता अपने भाई से करना चाहते हैं, शहर वाले लड़के के लिए इनकार कर दे। मगर मेरे अब्बा ने उसकी एक न सुनी और मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मुझे ससुराल से बहुत महंगी और अच्छी बरी दी गई थी, साथ ही साथ बहुत सा सोना भी, जिसको देखकर हमारे दिल में जो खदशात सर उठा रहे थे वो दब गए और यूं हमारी शादी हो गई। शादी की सुबह हमारी आंख देर से खुली, जब सूरज पूरा निकल चुका था। हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और अंदर आने वाली खातून मेरी सास थी। उनके हाथ में हैंगर में लटका एक बेशकीमत लिबास मौजूद था। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और कहा कि मैं ये सूट बहुत प्यार से तुम्हारे लिए लाई हूं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने भी मुस्कुराकर उनका खैर मकदम किया और वो लिबास पहनकर अच्छे से तैयार हो गई। जब मुझे बुलाने के लिए मुलाजमा आई और बताया कि नीचे नाश्ते पर कुछ मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं, मैंने कहा भी कि मैं फरीद को जगह देती हूँ, फिर साथ ही नीचे आते हैं। मैं यूं पहले दिन अकेले नहीं जाना चाहती थी, मगर फरीद को जगाने से मुझे रोक दिया और खुद नीचे आने का पैगाम लेकर मुलाजमा वापस चली गई। मैं कदम कदम बढ़ाती नीचे गई और साथ ही आसपास सजावट के लिए मौजूद बेशकीमत चीजों को देखती आगे बढ़ गई। डाइनिंग टेबल पर अनवा अक़साम के खाने सजाए गए थे। जहां सरबराही कुर्सी पर फरीद की वालदा बैठी थी, उनके दाएं जानिब की कुर्सी खाली थी, जिस पर यकीनन मुझे नशिस्त संभालनी थी, जबकि उनके बाएं जानिब खाने की टेबल पर एक अजनबी शख्स बैठा था। उस शख्स को मैंने न शादी पर और न ही पहले कभी देखा था, इसीलिए सवालिया नजरों से फरीद की अम्मी को देखा। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और बताया कि ये उनके एक अजीज हैं जो कल नहीं आ सके थे, इसीलिए आज सुबह सवेरे ही मुझसे मिलने घर आ गए। ये उनके देखने का अंदाज था या फरीद की अम्मी के वहां से उठ जाने के बाद की खामोशी कि मुझे पसीना आने लगा। मैं बार बार टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर पसीना साफ करती रही और वो साहब मुझे अजीब सी नजरों से घूरते रहे। जब मुझे कुछ और समझ नहीं आया तो मैंने वहां से उठने में ही बेहतरी समझी। मगर ये कोई आखिरी बार नहीं हुआ था। दिन हो या रात, सुबह शाम, हमारे घर कोई न कोई आया रहता। मुझे मेहमानों से कोई मसला नहीं था और ना ही मैं उनके आने से तंग होती अगर मेहमान खवातीन होती। जो सिलसिला शादी की पहली सुबह से शुरू हुआ था वो तो रोज का मामूल बन गया था। अजनबी मर्द, अजनबी चेहरे और उनकी मशकूक हरकत और सकनात मुझे हर दम परेशान करती थी। मैंने बातों बातों में फरीद से कहा भी कि उसकी गैर मौजूदगी में घर में मुख्तलिफ लोग आते हैं, लेकिन उसने टाल दिया। मगर इस सबसे मैं बहुत गैर आरामदेह थी। रोज मसनूई मेकअप करके भारी कामदार जोड़े पहनकर लोगों के सामने पेश होना मुझे ये दस्तूर बहुत अजीब लग रहा था। साथ ही एक और चीज जिसने मुझे परेशान कर रखा था कि फरीद के खानदान में सिर्फ उसकी माँ और वो थे, कोई तीसरा बंदा नहीं है। तो फिर ये ऐश और ये पैसे कहाँ से आते हैं? फरीद तो कोई काम करता नहीं था, हर वक्त मोबाइल, टीवी और लैपटॉप पर ही लगा रहता था। अब तो वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रहा था। मैंने बहुत बार उसको कहा कि पढ़ाई जाया हो रही है, तुम इतनी छुट्टियां क्यों करते हो? वो तो उल्टा मुझसे लड़ना शुरू हो गया और ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी। हमारी शादी को अभी 1 माह ही मुकम्मल हुआ था जब मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मतली की शिकायत के साथ साथ चक्कर आना और कमजोरी महसूस होना शुरू हो गई। इस बात का जिक्र मैंने फरीद की अम्मी से किया तो वो सर झटक कर नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई। मगर एक रोज जब मेरी तबीयत एक मेहमान मर्द के सामने खराब हुई तो वही मुझे डॉक्टर की तरफ ले जाना चाहता था, मगर फरीद की अम्मी ने टाल दिया। उसके जाने के बाद उन्होंने घर में ही किसी डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो मालूम हुआ कि मैं मां बनने वाली हूं। इस बात पर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, मगर फरीद और उनकी अम्मी मुझे खुश नहीं लगी। यूं लगा जैसे वो सकते में हो। इस बात ने मुझे परेशान कर दिया। अगले रोज सुबह सवेरे ही फरीद की अम्मी यानी मेरी सास कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि उन्होंने किसी डॉक्टर के पास मेरा अपॉइंटमेंट ले रखा है। मैंने अपने सारे वहमों को झटक कर उनके साथ ही डॉक्टर के क्लिनिक की राह ले ली। मगर वहां जाते ही एक धमाका मेरे सर पर होने के लिए तैयार था, क्योंकि मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास हमल गिराने के लिए लाई थी। क्लिनिक में और भी लोग मौजूद थे, इसीलिए मैंने ऊंची आवाज में एहतजाज शुरू किया
और शोर मचा डाला, जिसके डर से डॉक्टर, जो शायद मेरी सास की पुरानी जानने वाली थी, उसने काम करने से मना कर दिया। जब हम घर आए तो फरीद ने सारी बात जानकर मुझसे बहुत लड़ाई की, मगर मैं भी अपनी बात पर डटी रही। अपने कमरे में आकर रोते हुए कब मैं सो गई मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मुझे भूख महसूस हुई और कुछ खाने की गर्ज से मैं बाहर चली गई। मेरे किचन की तरफ जाते हुए कदम फरीद की आवाज पर रुक गए। मैंने दीवार के पीछे होकर उनकी बातें सुनी। जैसे जैसे उनके अल्फाज मेरी समातों से टकरा रहे थे, मैं तो अपनी ही नजरों में गिरती चली गई। सख्ते के आलम में मैं वापस अपने कमरे में आकर बंद हो गई। शाम को फरीद कमरे में आया और कहने लगा कि मैंने अम्मा को बच्चे के लिए राजी कर दिया है, तुम बस अपना ख्याल रखना। मुझे तुम और हमारी बेटी सेहतमंद और तंदुरुस्त चाहिए। मैं उस वक्त तक खुद को संभाल चुकी थी, इसीलिए चौंक कर कहा कि बेटी ही क्यों, बेटा भी तो हो सकता है। मगर फरीद ने कहा कि उसकी ख्वाहिश है कि वो मेरी जैसी प्यारी बेटी का बाप बने। मैंने मुस्कुराकर तायद की और यूं वक्त गुजरता गया। अभी मेरे हमल का 5वां माह खत्म होने वाला था, जब तक मेरे घर में होने वाली बहुत सी मशकूक चीजों के मुतालिक मैं जान चुकी थी। साथ ही साथ इस बार अपनी सास की दोस्त डॉक्टर के बजाय किसी दूसरी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई। मेरा वहां जाने का मकसद होने वाले बच्चे का जिन्स मालूम करना था और मैं अपनी कोशिश में कामयाब भी हो चुकी थी। आज का दौर सोशल मीडिया का था, जिसके जरिए मैं अपने बहुत से बिछड़े हुए दोस्तों से दोबारा राब्ता इस्तेवार कर पाई, जिसका मुझे मुस्तकबिल में बहुत फायदा होने वाला था। इन 9 माह में मेरी सास और फरीद ने बहुत बार बेटी ही के पैदा होने पर जोर दिया। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैंने बच्चे का जिन्स मालूम कर लिया है। इस बात को मुझे बच्ची की पैदाइश तक सीग़े राज में ही रखना था। फरीद की अम्मी ने तो बेटी की शॉपिंग जोरों शोर से शुरू कर रखी थी। इस सारे वक्त में यह हुआ कि ये पहले महीने जो बहुत से अजनबी और मशकूक अफराद घर में आते थे, अब वो नहीं आ रहे थे। अगर आते भी तो उन्हें मुझसे नहीं मिलवाया जाता और ना ही मुझे जबरदस्ती तैयार करवा कर उनके सामने पेश किया जाता, जिससे अब मेरी जिंदगी काफी पुरसुकून थी। मगर मैं जानती थी कि ये सुकून थोड़े वक्त ही रहने वाला है। और फिर आखिर मेरी डिलीवरी का वक्त भी आ गया और मेरे यहाँ उसी जिन्स ही की पैदाइश हुई जिसका मुझे अल्ट्रासाउंड में मालूम हुआ था। मैंने अस्पताल में ही अपने सारे दोस्तों और घर वालों को बुला रखा था ताकि कोई मुझे नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि ऐसे लोग खुलेआम पकड़े जाने से डरते हैं। मेरे यहाँ एक सेहतमंद बेटे ने जन्म लिया था और ठीक उसी वक्त मुझे उस प्राइवेट कमरे में मुंतकिल किया गया। पुलिस ने छापा मारा और फरीद और उसकी मां को गिरफ्तार करके ले गए। उस वक्त मेरे और फरीद के बहुत से रिश्तेदार और जानने वाले लोग वहां मौजूद थे। मगर असल बात क्या थी, पुलिस उन्हें क्यों गिरफ्तार करके ले गई, ये मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था। और मैं इसके बारे में उन्हें अब बताना भी नहीं चाहती थी कि जिस शख्स से मैंने मोहब्बत की शादी की थी उसने मुझे धोखा दिया है। वो एक पेशेवर धोखेबाज था और उसकी मां उसकी सरगना थी। इस बात का मुझ पर अदराक उस दिन हुआ जब मैंने फरीद और उसकी अम्मा की बातें सुनी थी। जब फरीद अपनी अम्मा को इस बात के लिए राजी कर रहा था कि वो हमल ज़ाया करवाने का इरादा तर्क कर दें और ये सोचें कि अगर बेटी पैदा हो जाए तो हमारा कितना फ़ायदा होगा। उस लड़की को हम अपनी मुस्तकिल मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अनम तो वैसे भी हमारे पास ही है। इसकी बोली लगाए हुए लोगों को अभी टाल दें और कुछ माह बाद के लिए उन्हें राजी कर दें, या अभी किसी और बाकी लड़की को दिखा दें। फरीद का अंदाज और अल्फाज अब भी मेरे लिए अजनबी थे। मैं गिरती पड़ती वापस अपने कमरे में आई और ताना बाना जोड़ने लगी। दाल में कुछ तो काला जरूर था। और शाम को फरीद ने आकर मुझे बेटी की पैदाइश का कहा तो मैं खामोश हो गई। मैंने सोचा था कि मैं जिन्स मालूम करवाऊंगी और ऐसा मौका मुझे चंद माह बाद ही मिला था। मौका मिलते ही मैंने सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में मालूम हुआ कि मेरे यहाँ पैदा होने वाली औलाद बेटा होगा। मैं बहुत खुश थी। मैं जानती थी कि इस बात को फरीद या उसकी अम्मी को नहीं पता चलना चाहिए। एक रोज जब फरीद और उसकी माँ घर पर नहीं थे तो मैं किचन में कुछ खाने के लिए लेने आई। तभी देखा कि हमारा कुक फोन कान से लगाए अंग्रेजी में कुछ तेज तेज बोल रहा था। उस बात ने मुझे चौंका दिया, क्योंकि ये तो गांव से आया हुआ था। अब इसका ऐसे अंग्रेजी बोलना कुछ तो था जो उसने पीछे छुपाया हुआ था। मैंने उस पर नजर रखना शुरू किया ताकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूं और वो राज जानूं जो इन माँ बेटे का मैं इतनी खोज के बावजूद भी नहीं जान पाई। 1 हफ्ते की मेहनत के बाद मैंने बिलाखिर उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। वो जानता था कि मुझे किस मकसद से यहाँ लाया गया है। फिर उसने मुझे वो राज बताए कि मेरे आसान खता हो गए। उसने मुझे बताया कि फरीद मेरी तरह की बहुत सी लड़कियों को पटाकर घर ला चुका है। उन्हें शादी का झांसा देकर यहाँ लाकर कैद कर देते हैं और अमीर मर्दों से उनकी बोली लगवाते थे। यही उनका पेशा था और ये कुक उन पर नजर रखने के लिए पुलिस का भेजा हुआ कारकुन था। ये जानकर मुझे हौसला मिला और हमने मिलकर एक पूरा प्लान तरतीब दिया। पहले कुक को यह मालूम करना था कि वो बाकी लड़कियां कहाँ हैं जो पहले से उनकी कैद में है। मैंने भी बराबर जासूसी शुरू की। जब जब फरीद और उसकी अम्मी घर से निकलते
मैं अपने तौर पर घर की तलाशी लेनी शुरू कर देती। मैंने और कुक ने, जो जासूस था, मिलकर फैसला किया कि अब जब फरीद की अम्मा घर से निकलेंगी तो वो उनका पीछा करेगा और मैं पीछे फरीद को बातों में लगाऊंगी, ताकि नौकर की गैर मौजूदगी ये अमीर शहजादा महसूस न कर सके। हमारे पास मेरी डिलीवरी तक का ही वक्त था और प्लान के मुताबिक हमें मेरी दोस्तों को अपने करीब रखना था, ताकि वो डिलीवरी के वक्त हमारे साथ मौजूद हों। एक रोज कुक अपनी कार्रवाई में कामयाब हो गया और बिलाखिर उसने उनका खुफिया ठिकाना मालूम कर ही लिया। अब हमें उन दोनों को पकड़वाने के साथ साथ उन मासूम लड़कियों को भी बाजियाब करवाना था, और वो दिन मेरी बेटी की पैदाइश के अलावा कोई और नहीं हो सकता था। सब कुछ वाकई प्लान के मुताबिक हो गया और हमने उन दरिंदों को रंगे हाथों पकड़ लिया था, जो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब मैंने अपनी बेटी की हिफाजत करनी थी, क्योंकि फरीद जैसे लोग जल्द या बदीर बाहर निकल आते हैं। मैंने तो खुला लेकर अलहदगी इख्तियार कर ली थी, मगर मैं अपने बेटे पर उन लोगों का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। मैंने अपनी इस गलती से बहुत कुछ सीखा था, जैसे कि गलती हर किसी से होती है और अक्लमंद वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि आगे मेहनत करके आप उससे बेहतरीन पा सकते हैं। इंसान खता का पुतला है, गलतियां करता है। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपनी ज़िंदगी में और अपनी पर्सनैलिटी में ठहराव लाएं, सोच समझ कर हर काम करें, इसके साथ साथ दूसरों के साथ अच्छाई करें, ताकि आपके साथ भी अच्छाई हो। मगर कभी गलती सरजद हो जाती है तो उस पर बैठकर रोने और अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई तो बस अब सारे अमल को जहन में दोहराएं, एक फिल्म की तरह, और गौर करें एक एक स्टेप पर कि आपकी गलती की शुरुआत कहाँ से हुई है और क्या क्या नुकसान हुआ है। उसके बाद ये देखें कि इस सारे वाक़े में आप ऐसा क्या करते कि नुकसान न होता या कम होता, और उस चीज़ को जो गलती हुई और उसका मुतबादिल अमल जिसके करने से नुकसान कम होता, वो याद रखनी है हमेशा, ताकि आइंदा ऐसी गलती ना हो। ये बात तो हो गई कि आपने अपनी गलती से सीखा है। अब आता है कि इस फेज से निकलकर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। इस बात को समझें कि जो ये गलती या नुकसान हुआ है वो तो हो गया ना, उसका वक्त अब गुजर गया है। अब उस पर रुककर अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि हम अपने माजी की वजह से अपना हाल खराब कर रहे होते हैं। अगला जो दिन आना है उसमें आज का दिन ज़ाया हो जाने का डिप्रेशन लें, ऐसे तो हमारा कितना अहम टाइम ज़ाया हो जाता है। इसीलिए गलती के एहसास के अगले लम्हे से ही अपने बैकअप प्लान के मुताबिक नई शुरुआत कर दें। आप एक्टिव होकर दिल लगाकर काम तब तक करते हैं जब आप जहनी तौर पर पुरसुकून होते हैं, और ये तब होता है जब आप अपने आप को वैल्यू करते हैं, अपना सुकून, अपने जहनी और जिस्मानी सुकून को तरजीह देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में आपकी ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा है। अपनी कदर करें, अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें और इसके साथ साथ अपने जहनी सुकून को भी तरजीह दें, क्योंकि जब आप जहनी तौर पर पुरसुकून होते हैं तो आप ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अपने काम ज़्यादा अच्छे से करते हैं, जिससे जाहिर सी बात है कि आपको ही फायदा होता है। अब सवाल यह है कि जहन को पुरसुकून कैसे रखा जा सकता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप हर ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ों में फ़र्क जानें और उसके मुताबिक अपनी मर्जी से खुद को अहमियत देकर ज़रूरी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देना शुरू करें और हर गैर ज़रूरी चीज़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि वो अहम नहीं है। अहम आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी ज़िंदगी, आपकी अपनी ज़रूरियात, आपकी पसंद और नापसंद। जब आप अपनी मर्जी, ज़रूरत पसंद को अहमियत देना शुरू करेंगे, खुद ब खुद आप अच्छा महसूस करना शुरू करेंगे। आपकी ज़िंदगी में तवाज़ुन आएगा। आप जब अच्छा महसूस करेंगे तो आपका जहन खुद ही पुरसुकून रहेगा और आपकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाएगी। मगर अगर आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी में तवाज़ुन नहीं लाते, आप खुद को अहमियत नहीं देते, आप खुद अपनी सलाहियतों को सराहते नहीं हैं, तब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, आप खुद से भी खुश नहीं होते। देखें, दूसरे लोग आपसे जुड़ी हर चीज़ में बहुत ज़रूरी हैं और होने भी चाहिए, मगर आप अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर होने चाहिए। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशी में खुश नहीं होते, आप अगर कुछ नया करने से पहले उन्हें बता दें तो वो आपको डिमोरलाइज करेंगे। आपके लिए मसले खड़े करके वो खुद मजलूम बन जाएंगे। ऐसे लोगों से दूर ही रहें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोगों से बात करके हम अपना जहनी सुकून ही बर्बाद करते हैं। हमारा दिमाग हमारे मकसद से हट जाता है, उन चीज़ों से जिन पर हम मेहनत कर रहे होते हैं हमारा दिमाग हट जाता है। हम उन लोगों के बारे में सोचने लग जाते हैं और वो लोग आपको कभी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहने देते। वो आपको अपने मसाइल, मन घड़त या असली भी, लेकिन इस तरह बताते हैं कि वो आपको मजलूम लगते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि विलन हमेशा नहीं रहेगा जब तक कहानी हीरो सुना रहा है। बात वाज़ेह है कि ये लोग अपनी कहानियां आपको इस तरह बताएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे।
क्या पता कि ऐसे लोग आपके आसपास हों, या खानदान में, या कोई दोस्त, या शायद आप उनके साथ रह रहे हो, आपके घर में, ससुराल में, या हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर। अगर आपको उनकी तशखीस हो गई है और आपके वो करीबी हैं, तो आपको उनसे बात करनी होगी। आपको उन्हें समझाना होगा। इस तरह नहीं कि कहें मत करो, ये नहीं बोलना। आपने आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हें समझाना है। उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी और अपने लिए अपनी सोच को खुद अहमियत देनी है। आपके लिए यह अहम नहीं होना चाहिए कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा। आपके लिए अहम यह होना चाहिए कि उसके किसी काम से, किसी बात से आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी खराब नहीं होनी चाहिए। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप रोज ग्रो करते हैं, रोज बेहतरी की तरफ जाते हैं या नहीं। आपने इस बात को यकीनी बनाना होगा और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी सोच को और खुद को अहमियत दें, अपनी मर्जी का इजहार करें। आपने अपनी बात उन लोगों के सामने रखनी है। अगर उनकी बात गलत है तो आप उनकी नहीं मानेंगे। आपने किसी को इतना वैल्यू नहीं करना कि वो आपका सुकून बर्बाद करे। आप खुद इतने इमोशनली स्ट्रांग हो कि हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। इन बातों को मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखने के बाद सीखा है और ऐसा वक्त मैं किसी और के लिए नहीं चाहती। इसीलिए आंखें खोल कर जिए और किसी पर भी आंखें बंद करके यकीन न करें। हर कोई इन मुश्किलात से नहीं निकल सकता जैसे मैं निकली हूं और अब अपने बेटी के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।